यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? कोई दिक्कत हो तो पूछिए आप, किसी भी चीज़ का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऐप का थीम वीम है, ये भी चीज़ आपको जानना ज़रूरी है कि भैया थीम में कब हमें ऐप थीम यूज करना है, कब हमें स्टाइल कौन सी चीज़ यूज करना है, वो सब हम जानेंगे। बट अभी ये पूरे स्ट्रक्चर के अंदर मिप मैप फोल्डर क्लियर हो गया। अच्छा, वैल्यूज़ के अंदर हमारे पास अलग अलग चीज़ें हैं। एक है कलर, एप्लीकेशन में जो भी कलर होगा ना, ऐप के जो भी कलर्स होंगे वो इस कलर डॉट एक्सएमएल के अंदर होंगे, ठीक है। कलर डॉट एक्सएमएल में जाके देखिए तो यहाँ पे बहुत सारे कलर यूज करे गए, ठीक है। यहाँ पे एक प्राइमरी डार्क कलर एसेंट लगाए गए। ऐसे आप बहुत सारे कलर कोड अपना यहाँ पे, जैसे सपोज करो ऐप बना रहे हो आप, तो आपको कलर की ज़रूरत पड़ेगी, तो सारे कलर यहीं पे डिफाइन करके रख लेना आप, है ना। और फिर इसको @ के साथ लिंक करते हुए बार बार यूज करते रहना। और डायमेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी कितना बड़ा हमें बनाना है, कितना छोटा बनाना है, सब यहाँ पे आप संभाल कर रखो। और भी डायमेंशन बना दो, डायमेंशन 1 2 3। स्ट्रिंग मतलब आपको टेक्स्ट मैसेज जो भी होगा वो यहाँ पे रख लेना आप, ठीक है। इवन आपको जो जैसे कॉपीराइट कंटेंट ये वो जो भी कुछ लिखना होता है सब यहीं पे आप संभाल के रख लो। स्टाइलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, भैया आपका जो आपका टाइटल बार ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है, थीम ऐसा होना चाहिए, तो वो आप यहाँ पे संभाल के रख सकते हो। तो स्टाइलिंग की मतलब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई। ये समझ लो कि ये सब सपोर्टिंग चीज़ें हैं, ये सपोर्टिंग चीज़ें हैं जो हमें सपोर्ट करेंगी हमारे लिए ऐप में, ठीक है। मिप मैप तो लॉन्चर आइकन बस रखता है। ड्राइबल के अंदर क्या होगा, ड्राइबल के अंदर आपका अगेन जैसे सपोज करो कोई इमेज है, देखो एंड्रॉयड क्या कहता है, एंड्रॉयड कहता है कि जैसे आप एक ऐप बनाते हो तो आप देखते हो कि ऐप प्ले स्टोर पे कोई बड़े भी मिलते हैं और कई ज़्यादा एप्लीकेशन, बहुत सारे छोटे छोटे एप्लीकेशन मिलते हैं, बहुत KB के अंदर, MB के अंदर, 1 2 MB के अंदर, ठीक है। अब आप ऐप बना रहे हो, आपने क्या करा, आपको एप्लीकेशन का लोगो लगाना है, कोई पिक्चर लगाना है, कुछ भी लगाना है, आपने कोई भी PNG फाइल, JPG फाइल उठाया और आप चाहो तो यहाँ ड्राइबल में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। इसे रिसोर्स बोलते हैं। अब मान लो कि आपके पास ऐसे बहुत सारे 10-20 रिसोर्सेज हैं, वीडियोज़ हैं, ऑडियो हैं, सब यहीं पे डाल रहे हो, तो ऐप हैवी हो जाएगा। तो एंड्रॉयड कहता है कि आप जो ये सब फाइलें हैं, जैसे कोई इमेज आपको बनाना भी है, जैसे अब जैसे ये आपको कोई लॉन्चर आइकन बनाना है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे देखते हैं डाउनलोड में पड़ा होना चाहिए। अब मुझे ये लॉन्चर आइकन लगाना है, ठीक है। तो ये एक इमेज है, बहुत सारी इमेजेस हैं यहाँ पे, चलिए ये इमेज है मान लो, ठीक है, ये इमेज है, ठीक। अब ये इमेज मुझे लगाना है, मैं चाहूँ तो यहाँ से एंड्रॉयड स्टूडियो के ड्राइबल फोल्डर में डाल सकता हूँ, लेकिन ड्राइबल फोल्डर में जैसे ही मैं डालूँगा एप्लीकेशन स्लो बढ़ जाएगी। तो फिर क्वेश्चन है कि इस लोगो को कैसे बनाएं। एंड्रॉयड कहता है कि इस लोगो को बनाने के लिए आप क्या करो, एक्सएमएल से ही बनाओ। हाँ, एक्सएमएल से डिज़ाइनिंग करो, आप नॉर्मल इस तरह से डिज़ाइनिंग मत करो, एक्सएमएल की डिज़ाइनिंग करो, समझ में आ रहा है। और एक्सएमएल में अगर डिज़ाइनिंग करोगे और एक्सएमएल में जो भी एक्स्ट्रा ब्यूटिफिकेशन का काम करोगे, डिज़ाइनिंग का काम करोगे, इमेज वगैरह, वेक्टर इमेजेस जिसे हम बोलते हैं, वो सब यहीं पे आप रखो ड्राइबल फोल्डर में, ठीक है। कैसे बनाएंगे डिस्कस करेंगे आगे, बट चाहो तो ऐसे भी नॉर्मल रख सकते हो। तो आप जो बहुत सारे अगर देखोगे तो यहाँ पे वेक्टर इमेजेस, अगर आप न्यू करके यहाँ जाओगे ना, तो यहाँ पे बहुत सारे वेक्टर इमेजेस आपको मिल भी जाएंगे। जो क्लिप आर्ट के अंदर जाओगे और क्लिप आर्ट पे यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो देखो बहुत सारे क्लिप आर्ट यहाँ पे पड़े हुए हैं ऑलरेडी। क्लिप आर्ट का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जैसे आप एप्लीकेशन के अंदर है ना, कभी आपको इन सिंबल की ज़रूरत पड़ सकती है ना, तो आप सोचोगे यार ये अगर बूटी स्ट्रैप वगैरह की बात करो, वेब डिज़ाइनिंग की बात करो, तो वहाँ पे सब PNG फाइलें होती हैं जो आपको नेट से लेके आनी पड़ती हैं, यहाँ पे लाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बने बनाए हैं ये, ठीक है। वो हम सारी फाइलें यहीं से उठा लेंगे। और ये एक्सएमएल है, ये एक्सएमएल के फॉर्म में वेक्टर इमेजेस बनाए गए। तो जिस तरह से ये वेक्टर इमेजेस एक्सएमएल के फॉर्म, अब जैसे होम के सिंबल की ज़रूरत पड़ गई आपको, तो बस यहाँ पे होम लिखिए, देखिए आ गया। तो उस सिंबल को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में डिज़ाइन करा गया होगा। अच्छा, वेक्टर फॉर्म मतलब एक्सएमएल के फॉर्म में, एक्सएमएल में कोडिंग से डिज़ाइन करी गई होगी। तो कोडिंग से जब चीज़ें बनेंगी तो उस पर्टिकुलर चीज़ का कोई एक्स्ट्रा साइज नहीं लेगा, ये समझ आ रहा है। तो ये चीज़ है। तो ड्राइबल फोल्डर तो इसलिए हो गया।
अब बचता है हमारा लेआउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं ये लेआउट फोल्डर है जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन की सारी डिज़ाइनिंग होती है। आप ऐसा समझ लो, इस लेआउट के ही अंदर ये ड्राइबल, ये वैल्यूज़, ये मिप मैप सब यूज होने वाले हैं। तो कहानी कुछ ऐसे है कि ये है मैनिफेस्ट, ये है जावा और ये लेआउट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कहानी कैसे होती है। सबसे पहले जो हमारा ART है, एंड्रॉयड का रन टाइम, वो जाता है आपके किसके पास, एंड्रॉयड का जो मैनिफेस्ट होता है, एंड्रॉयड MANIFEST, उसके पास जाता है। मैनिफेस्ट के पास किसकी इंफॉर्मेशन होती है, आपकी एक्टिविटी की, है ना। अभी मैं एक्टिविटी बता रहा हूँ, कल को फ्रेगमेंट भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकती है ना। मतलब एक एप्लीकेशन की और एप्लीकेशन की, ऐसे बोल दीजिए ऐप की। ऐप के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें से एक पार्ट हो गया हमारा क्या, एक्टिविटी। और एक्टिविटी क्या करती है, जो भी एक्टिविटी क्लास होती है, ये जावा क्लास होती है, वो जावा क्लास इंटरनली अपने अंदर कॉल करती है लेआउट को। समझ में आ रहा है। तो अब जो भी चीज़ें आप डिज़ाइन लेआउट में करोगे वो आपके स्क्रीन में दिखने लगेगी। एंड्रॉयड रन टाइम मैनिफेस्ट से एक्टिविटी के पास जाएगा और एक्टिविटी से उस लेआउट को ओपन कर लेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेन एक्टिविटी के साथ कौन सा लेआउट यहाँ पे लिंक्ड है, ये है हमारा एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन। नेक्स्ट वाले के साथ कौन सा लिंक है, एक्टिविटी अंडरस्कोर क्या नाम है, नेक्स्ट। ठीक है, आप चाहें तो इस पे ऐसे क्लिक करके इसे ओपन भी कर सकते हैं। देखिए ओपन हो गया। ये चीज़ जो मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ, यहाँ से भी वही चीज़ ओपन हो रही है, आप देख सकते हो, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, ये लेआउट। तो जो लेआउट फोल्डर है उस फोल्डर के अंदर एक्सएमएल है, और इस पर्टिकुलर एक्सएमएल, जितने भी एक्सएमएल हैं, ये पर्टिकुलर एक्सएमएल की बात नहीं हो रही है, इस एक्सएमएल के अंदर डिज़ाइनिंग करने के लिए अगेन आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। अब भाई अगर सबसे पहले आप कोई काम करने जाते हो, अब जैसे यहाँ पे आप एंड्रॉयड स्टूडियो में एप्लीकेशन बनाने जा रहे थे, तो मैंने सब कुछ क्लोज कर दिया, आपने नेक्स्ट 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 करके फिनिश किया था। ठीक है, नेक्स्ट करके फिनिश किया था और एप्लीकेशन को रन कर दिया था, और ऐप में हेलो वर्ड यहाँ पे लॉन्च होके आ भी गया था, चल भी गया था। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फ्लो समझ लीजिए कि कैसे ये चला था। सबसे पहले क्या होता है, कहानी यही होती है कि एंड्रॉयड का रन टाइम चलता है ना। एंड्रॉयड का देखिए हमने क्या किया था, बिल्कुल स्टार्टिंग से बताता हूँ। हमने क्या किया था, हमने एंड्रॉयड स्टूडियो पे प्रोजेक्ट पे क्लिक करके एक एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट कर दिया। इस एप्लीकेशन के क्रिएट होने के बाद बैकएंड में बहुत सारे फोल्डर बने। उन फोल्डर को मैनेज करने का काम, उसको चलाने का काम सब कुछ कौन करने वाला है, ग्रेडल करने वाला है। ये तो क्लियर है। अच्छा, जब एप्लीकेशन बनी थी तो साथ में ही यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखिए बहुत सारी ये जावा फाइलें बन के आ गई थी। नहीं, एक जावा फाइल बन के आई थी जिसका नाम था मेन एक्टिविटी। ये जो जावा फाइल बनी थी, क्या बनने के जस्ट बाद कंपाइल भी हो गई थी, क्योंकि आईडी में कोई भी चीज़ बनती है तो कंपाइल तो हो ही जाती है। तो यानी कि इसका डॉट क्लास फाइल बन गया था। ठीक है, एक मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आप जरूर खोजिएगा। ये है जावा और ये है रिसोर्स एक्सएमएल, है ना। अगर देखा जाए तो ये जो लेआउट एक्सएमएल है ना, ये इस जावा में कॉल हो रही है कहीं कहीं। तो जावा का एक्सएमएल में कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग हो रही है। कैसे हो रही है, थोड़ा दिमाग लगाओ आप। मैनिफेस्ट का काम बस यही था, मैनिफेस्ट का तो बस यही काम था कि एंड्रॉयड के रन टाइम को बता देना कि कौन सी एक्टिविटी लॉन्चर है, बस ऐप आइकन क्या है, ऐप लेबल क्या है, RTL अलाउ करना है नहीं करना है, ये सब था। लेकिन जब उसे पता चल गया कि मुझे यही वाली एक्टिविटी चलानी है
ये वाली एक्टिविटी को लॉन्च करना है, वो एक्टिविटी लॉन्च होती है और लॉन्च होने के बाद किसको कॉल कर लेती है? एक्टिविटी कॉल होने के बाद आपके एक्सएमएल को कॉल कर लेती है। और एक्सएमएल में जो भी चीज़ें डिज़ाइंड होती हैं, जैसे इस एक्सएमएल में डिज़ाइंड है हेलो वर्ड, तो हेलो वर्ड दिख जाता है ना। ये चीज़ तो क्लियर हो गई। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये हेलो वर्ड जो हमारा दिखता है यहाँ पे, ये एक्सएमएल के थ्रू दिख रहा है। एक्सएमएल में जो भी टेक्स्ट में लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे हेलो वर्ड। तो आखिर ये जावा इस एक्सएमएल से कैसे कम्युनिकेट कर पा रहा है? भाई एक्सएमएल तो एक अलग लैंग्वेज है, जावा एक अलग लैंग्वेज है। अच्छा, मेरे पास कई बार ऐसा कॉल भी आता है कि सर मुझे एक्सएमएल सीखना पड़ेगा, एंड्रॉयड को सीखने के लिए एक्सएमएल का बहुत अच्छा नॉलेज रखना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, जितना आप एक्सएमएल जानते हो अभी, जितना मैंने बता दिया उतना काफ़ी है आपके लिए। तो ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा एक्सएमएल पढ़ने की ज़रूरत है। आप इतना ही एक्सएमएल जान लो कि एक्सएमएल कुछ होता है, एक मार्कअप लैंग्वेज है जो डेटा डिज़ाइन के साथ डिस्क्राइब भी कर सकती है, बस काफ़ी है। लेकिन एटलीस्ट इतना तो आपको पता होना चाहिए कि जावा और एक्सएमएल में रिलेशन इस्टेब्लिश कैसे होगा। ये जावा लैंग्वेज है, एक्सएमएल एक अलग लैंग्वेज है। और एंड्रॉयड क्या है, कोई लैंग्वेज है ही नहीं, है ना। एंड्रॉयड तो कोई लैंग्वेज है ही नहीं, तो फिर कैसे आखिर ये कम्युनिकेशन हो रहा है? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कहानी क्या हो रही है। कहानी ये हो रही है कि एंड्रॉयड वालों ने, एंड्रॉयड के क्रिएटर्स ने एक्सएमएल के अंदर, है ना, एक्सएमएल के अंदर डिज़ाइनिंग का काम करने के लिए आपको दे दिया। टैग के फॉर्म में टैग बना दिए, ठीक है, कि भैया ये लेआउट टैग है, ये विड्थ टैग है, ये हाइट टैग है, जो भी टैग है, टेक्स्ट टैग है, वगैरह वगैरह। अब अगर कोई लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज अपने ये टैग बनाती है, ठीक है, ये टैग बनाती है। अच्छा, ये एक्सएमएल का टैग नहीं है। एक्सएमएल तो एक लैंग्वेज है, एक्सएमएल में तो कोई भी अपने नए टैग बना सकता है, ठीक है ना, अपने टैग की डेफिनेशन दे सकता है, अपनी टैग लाइब्रेरी क्रिएट कर सकता है। तो एंड्रॉयड वालों ने किया है ऐसा। तो एंड्रॉयड के क्रिएटर ने जो भी एक्सएमएल के टैग बनाए हैं, उन टैग को रीड करने के हैंडलर प्रोग्राम भी बनाए हैं, पार्सर प्रोग्राम भी बनाए हैं। समझ में आ रहा है? तो वो पार्सर प्रोग्राम जो उन्होंने बनाया वो जावा में बनाया। समझ में आ रहा है? वो अच्छा ऐसा नहीं है, देखो अब आपकी डिपेंड करता है आपको ज़रूरत किस फॉर्म में है, जावा में है या कोडलिन में या किसी और में है। तो जिस भी लैंग्वेज में आपको ज़रूरत है उसमें यूज करो। हम जावा यूज कर रहे हैं तो हम जावा की बात करेंगे अभी। तो होता क्या है कि एक्सएमएल में जो कुछ भी बनाते हो, जो भी डिज़ाइन करते हो, जो भी बना रहे हो, वो क्या करते हैं इंटरनली, एक, चूंकि ये एक्सएमएल एक रिसोर्सेज हैं, देखो यहाँ रिसोर्सेज हैं, इसको रिसोर्स बोला जाता है। तो इन सारे रिसोर्सेज के लिए वो इंटरनली एक रिसोर्स नाम की क्लास बना देते हैं, इंटरनली खुद ही, है ना, रिसोर्स नाम की क्लास, जिसको आर क्लास बोला जाता है। हाँ जी, आर क्लास। तो होता क्या है कि जो कुछ भी चीज़ें, जैसे कभी भी कोई भी टैग, कुछ भी चीज़ें आप ड्रैग ड्रॉप करके एक्सएमएल में लेके जाओगे, अपने आप उस एक्सएमएल की उन सारी चीज़ों की एंट्री आर के अंदर पहुंच जाती है। ये रिसोर्स हैं, सब कुछ रिसोर्स, और सारे रिसोर्स, चाहे वो कलर हुआ, चाहे वो स्टाइल हुआ, चाहे वो डायमेंशन है, चाहे वो स्ट्रिंग है, चाहे वो बटन है, चाहे वो लेबल है, चाहे टेक्स्ट फील्ड है, सारे जितने भी टैग हैं, सब कुछ चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों की एंट्री इस रिसोर्स के बाद पहुंचती है। तो क्वेश्चन ये कि रिसोर्स क्या है? ये जावा क्लास है, और इस जावा क्लास, रिसोर्स जावा क्लास के पास एक्सएमएल से सारी चीज़ें उठ के कैसे आती हैं? वो एंड्रॉयड का हेडक है। एंड्रॉयड ने अपने पार्सर्स प्रोग्राम बना रखे हैं, जो एक्सएमएल के अंदर कुछ भी चीज़ें आप बनाओगे तो अपने आप वो रिसोर्स में पहुंच जाएगा, तो वो मैपिंग हो जाती है। देखो एक्सएमएल के अंदर टैग, मैंने आपको कल भी बताया कि एक्सएमएल में जो क्या कहानी होती है कि इंटर लैंग्वेज कम्युनिकेशन की फैसिलिटी देता है कि एक्सएमएल के टैग कोई भी बनाए, बट उसके पार्सर प्रोग्राम हर लैंग्वेज में बनाए जा सकते हैं। वो जावा वाला बना सकता है, वो डॉट वाला बना सकता है, वो PHP वाला बना सकता है। तो जावा वाला प्रोग्राम इनका क्या करता है जावा के केस में, कि
कि उन सारे एंट्रीज को उठा के आर के पास पहुंचा देता है। तो अब एज अ मैंने आपको एक बात बताई थी अभी पढ़ाते वक्त कि अगर किसी भी रिसोर्स की दूसरे रिसोर्स से लिंकिंग करानी है तो एट द रेट लगाना है ना, एट द रेट स्टाइल, एट द रेट समथिंग। उसी तरह से अगर किसी जावा को किसी रिसोर्स की ज़रूरत है, किसी भी रिसोर्स की, चाहे वो लेआउट रिसोर्स है, चाहे वो कलर हो, चाहे वो आर कुछ भी हो, तो वो किसके पास जाएगी? आर के पास जाएगी। समझ आ रहा है? तो वो आर के पास जाएगी और वहीं से सारी इन्फॉर्मेशन उठा के लेके आएगी। तो अगर आप यहाँ पे देखिए कि इन दोनों के बीच में मतलब वो कम्युनिकेशन कौन कर रहा है? वो आर कर रहा है। आर एक जावा क्लास है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक जनरेटेड क्लास है, वो इंटरनली अपने आप बनती है, एप्लीकेशन बिल्ड होने के बाद तुरंत बन जाती है, ठीक है। और अगर कोई भी गलती होगी तो आर में एरर भी दिखाता है कई बार। अच्छा, अगर आर क्लास के बारे में देखा जाए तो देखो यहाँ लिखा पब्लिक क्लास, देखो लिखा है com.example.surya के अंदर ये। अब आर दो तरह से हैं, आर में भी कंफ्यूजन है, आर दो हैं। आर जो क्लास है, अच्छा देखो ये जो हमारी एक्टिविटी XML.java है वो हमारे प्रोजेक्ट के लिए है, ठीक है। और कल को हमें ऐसी भी जावा की ज़रूरत पड़ सकती है, ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ सकती है जो एंड्रॉयड की खुद की भी हैं। तो ध्यान से समझिएगा, रिसोर्सेज हमारी भी हैं, रिसोर्सेज एंड्रॉयड वालों की भी हैं। हम अपने भी रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं और एंड्रॉयड वाले को रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम एंड्रॉयड की रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं तो कई जगह अगर आर यहाँ यूज हो रहा होगा तो लिखा होगा android.r, समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसे करके लिखा होगा पैकेज के साथ। तो अगर android.r लिखा है मतलब एंड्रॉयड पैकेज के अंदर एंड्रॉयड वालों की आर की बात हो रही है। और अगर सिंपल आर लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो हमारी क्लास की आर की बात हो रही है, ठीक है। समझ में आ रहा है? हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, हमारे एक प्रोजेक्ट के लिए एक ही आर होता है। तो अभी जब मैं यहाँ पे लेके जा रहा था ना, कर्सर लेके जा रहा था, तो ये बता रहा था कि भैया ये आर कहाँ पड़ा हुआ है? इसी पैकेज के अंदर पड़ा हुआ है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करके लेके जाओगे आर पे, मैं आर को ओपन करना चाहता हूँ, ये आर पे आर को ओपन करोगे, ये यहाँ नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, आप इसको मैनुअली यहाँ पे सर्च कर लेना, ठीक है। कंट्रोल F करके यहाँ पे लिख देना r.java, ठीक है, r.java। यहाँ दिखा रहा है? अभी नहीं दिखा रहा है, तो कोई बात नहीं, पूरा पैकेज के साथ लिख देना और यहाँ पड़ा होगा, लेके जाएगा आपको। ओपन तो कराना चाहिए इसको, .r एंटर मारते हैं, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, रहने दो, दिखा देंगे आपको इसे। बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर जाके वो इंटरनली जो बनती है वहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी दिखना चाहिए, ये एक सर्च है ना, यहाँ इस सर्च में डालते हैं, आ जाएगा, ठीक है। .r आना चाहिए यहाँ 110%। सर्चिंग चल रही है यहाँ, com.example नथिंग टू शो, कोई बात नहीं, केवल आप लिख दीजिए r.java। अब दिखाएगा, देखिए दिखा रहा है बहुत सारा आर दिखा रहा है, लेकिन एंड्रॉयड का आर अगर है तो उसकी बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मोर में जाइए, देखिए यहाँ पे आर दिखाने लगा ना बहुत सारे। तो हाँ जी, क्या कह रहे हो? एंड्रॉयड वालों पे ही दिखा रहा है, उसी से लगा हुआ है इनको, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे r.java, हमारे आर की कोई कीमत नहीं है, तो कहीं ना कहीं कोई एक आर ओपन करते हैं, देखते हैं यहाँ पे
ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ से एंड्रॉयड नहीं प्रोजेक्ट मोड में लेके जाता हूँ। प्रोजेक्ट यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे सूर्या ऐप ऑटो जनरेटेड फाइल होती है, बिल्ड में कहीं होगा ये, ठीक है। जनरेटेड के अंदर, रेस्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप देखना ज़रा, कहीं बताना अगर आपको दिखेगा apt बिल्ड कन्फिग। आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो वैसे नेट पे भी कि लोकेशन ऑफ, अब ये बार बार भूल जाता है ये कहाँ पे पड़ा होता है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखेगा ज़रूर आपको। बिल्ड, अब मुझे यहाँ पे इसका सहारा लेना पड़ेगा, यहाँ पे आप लिख दो, ठीक है। लोकेशन, ये एक्चुअली पता नहीं कौन सा ये सर्च इंजन यहाँ बार बार डिफ़ॉल्ट है। तो लोकेशन ऑफ r.java इन एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टैक ओवरफ्लो में बताया जा रहा है आपको कि आप ये इसको प्रोजेक्ट मोड में ओपन करके कहाँ पे जा रहा है, बिल्ड के अंदर, डिबग के अंदर। तो वहाँ तक तो हम पहुँच गए थे, सोर्स के अंदर ना, सोर्स के अंदर, बिल्ड में ही ना, बिल्ड के अंदर आउटपुट, जनरेटेड के अंदर, सोर्स के अंदर ऐप, हाँ बिल्ड कॉन्फ़िग, डीबग ओपन कर लिया, ये हमारा एग्जांपल दिख गया, बिल्ड कॉन्फ़िग दिख रहा है बस। देखो ऐप के अंदर बिल्ड में जाना है, बिल्ड के अंदर जनरेटेड, जनरेटेड के अंदर रिसोर्स, गलत आ गया ना, ये रिसोर्स ने रेस्ट फोल्डर है, रेस्ट के अंदर फिर कहाँ पे है, रेस्ट के अंदर हमारे पास है जनरेटेड के बाद सोर्स ही फोल्डर, जनरेटेड के बाद हमारे में तीसरा फोल्डर आ ही नहीं रहा। हाँ आर फोल्डर दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। सोर्स के अंदर खोलेंगे ना, दिखाई नहीं रहा तो है, तो होता तो है ज़रूर। जहाँ पे उसके 3 फोल्डर दिख रहे हैं, हमारे में 2 दिख रहे हैं बस, apt और ये। अरे यार इस पे राइट क्लिक करके यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते हैं हम, फाइंड r.java नहीं दिख रहा है। ये बार बार कहाँ गायब हो जाता है, होता तो है यहीं पे कहीं। ये तो हमारी जावा क्लास हो गई ना, जनरेटेड के अंदर, बिल्ड में जनरेटेड के अंदर ही कहीं है ये आर, ये है कॉम एग्जाम्पल सूर्या, ये r.java है ना, छुपा हुआ था, याद रख लो भैया ये चीज़। कहाँ से, जनरेटेड के अंदर, नो नेम्ड क्लास इसको, हाँ नाम नहीं ना, ठीक है चलो कोई बात नहीं। ये जावा फाइल बनती है हमारी, ठीक है, रिसोर्स जावा फाइल। देख रहे हो यहाँ पे सारी एंट्रीज़ है ना, सबकी एंट्रीज़ है। अच्छा ये एक क्लास है, ये क्लास इंटरनली अपने अंदर बहुत सारी सब क्लासेस को कंटेन करके रखती है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। समझिएगा, जैसे अगर मैं यहाँ से इसको फिर से एंड्रॉयड मोड में ले जाऊँ, आर एक क्लास है, आर क्लास, और ये जितने फोल्डर्स आपको दिख रहे हैं ध्यान से समझिएगा, फिर से एक ट्रिक की बात बता रहा हूँ आपको। जितने आपके फोल्डर्स हैं, चाहे ड्राइबल फोल्डर है, चाहे लेआउट फोल्डर है, चाहे वैल्यूज़ फोल्डर है ना, रिसोर्स में, ये सारे फोल्डर्स
सपोज करो आपको अपनी जावा क्लास में यूज करनी है ना, तो इन सारे फोल्डर्स की के नाम से एक रिसोर्स के अंदर एक क्लास बन जाती है। तो आर क्लास के अंदर एक क्लास होती है इंटरनली जिसका नाम होता है लेआउट। हाँ जी, ऐसे ही एक क्लास होती है जिसका नाम होता है क्या, स्ट्रिंग, नहीं सॉरी भाई, स्ट्रिंग तो एग्जाम्पल है, ड्रॉएबल, है ना, क्योंकि यहाँ पे हम उसकी बात कर रहे हैं, लेआउट, मिप मैप, वैल्यूज, समझ में आ रहा है? हर एक फोल्डर की, हाँ जी, हर एक फोल्डर की एक क्लास होती है और उनके अंदर एक स्टैटिक कांस्टेंट बने होते हैं। अब जैसे लेआउट के अंदर एक स्टैटिक कांस्टेंट बना होगा, पब्लिक स्टैटिक, और ये क्लास होगी फाइनल क्लास, स्टैटिक क्लास, समझ में आ रहा है? नेस्टेड क्लास तो स्टैटिक फाइनल हो ही सकता है। और उनके अंदर फर्दर एक कांस्टेंट होता है पब्लिक स्टैटिक फाइनल, और ऐसे फाइनल करके उनके अंदर बनाया गया है क्या, उनके अंदर बनाया गया होगा जैसे हमारे पास कौन सी है, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हमारे लेआउट के अंदर क्या है, लेआउट के अंदर है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, तो यहाँ पे लिखा होगा एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, ऐसे। अब आपको सपोज करो कि किसी क्लास के किसी वेरिएबल को कॉल करना है, तो पहले तो पेरेंट क्लास का नाम लिखोगे, देन चाइल्ड क्लास का नाम लिखोगे, देन उसके स्टैटिक कांस्टेंट को लिखोगे जो कि ये है। अब बात समझ में आ गई? ये सिंटैक्स होता है जो भी होगी। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, आर के अंदर लेआउट क्लास के अंदर जाओ, उसे एक्सएमएल को लेके आओ, ठीक है। तो बाकी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी के लिए बस